नमस्कार। आज का दिन बहुत खास दिन है क्योंकि आज के दिन हम एक खास दिवस मना रहे हैं। आज है इंटरनेशनल टाइगर डे और आज का दिन एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का है जो हमें घर बैठे ही जंगल की सैर कराते हैं। बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग एक ऐसे दृश्य को देख पाते हैं जिसका वो सपना भी नहीं देख पाते। क्योंकि जितना खूबसूरत वो दृश्य हमें देखने में लगता है, वो कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन उन खतरों का सामना करते हुए उस दृश्य को जीने का काम करते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। तो ऐसे ही एक शख्स जो आज पूरी दुनिया में अपना खास नाम रखते हैं, हमारे साथ हैं। उनका नाम है आदरणीय योगेश भाटिया जी, जो देश और विदेश में अपना नाम कर रहे हैं अपनी इस फोटोग्राफी के माध्यम से। ऐसे चित्र जिनमें वो जीवन दर्शा देते हैं और जानवरों के ऐसे-ऐसे दृश्यों के साथ उनका जीवन, उनकी ज़िंदगी, उनका परिवार और जंगल, प्रकृति की गोद का जो आनंद है, वो उनकी फोटोग्राफी के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। तो आइए मिलते हैं आदरणीय श्री योगेश भाटिया जी से। मुझे अपने चैनल पे बुलाया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप यहाँ हमारे साथ लाइव जुड़े हैं जी। और अभी-अभी मैं याद ही कर रही थी कि हम जंगल की बात करते हैं, जंगल की जीवों की बात करते हैं। लेकिन ये जीवन जो हमें इतना खूबसूरत दिखता है जंगल का, ये असल में बड़ा खतरनाक है। लेकिन इसको इतना खूबसूरती से आप लोग दिखा देते हैं फोटोग्राफी के माध्यम से और सीधे हमें उस जीवन से जोड़ देते। ये बहुत ही मेहनत का और काबिले तारीफ कार्य है और मुझे तो लगता है कि शहर से लेकर जंगली इलाकों तक जब आप इस तरह का काम करते हैं तो हर पल एक नया बदलाव सा महसूस करते होंगे। तो इन क्षणों को जब आप बटोरने जाते हैं तो मन में क्या लक्ष्य रहता है? पहले तो नीरजा जी ऐसा है कि आपने एक जो बनाया है वातावरण, जंगल कोई बहुत ही भयावह चीज नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है। उसके अंदर पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं और सुबह जब आप जाते हैं जंगल के अंदर तो जो चिड़ियों की चहचहाहट है और हिरन जा रहे हैं, बाकी जानवर जा रहे हैं, बहुत ही एक मनोहरम दृश्य होता है। तो ऐसा कोई बहुत खतरनाक और ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत ही सुंदर दृश्य होता है वहाँ पे और हम इसको एंजॉय करते हैं और उसके तभी आप इस तरह की बात कह सकते हैं क्योंकि हर व्यक्ति के लिए जंगल जाना और उस जीवन की सुंदरता को अनुभव करना इतना सरल भी नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं। जी, जी। जी। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम वहाँ एंटर करते हैं, जाते हैं। तो एक ये होता है सबसे पहले कि हम किस लिए आए हैं। एज ए फोटोग्राफर तो हमें ये होता है कि कोई अच्छा सा एक बहुत अच्छा फ्रेम मिले, उसके लिए ही हम लोग मेहनत करते हैं, चाहे वो फ्रेम। और मेन हमारा जो आज टाइगर दिवस है, बाघ दिवस है, तो हम उसी पे बात करेंगे। तो मेन हमारा जो टारगेट होता है, जो हमारा कि हम एक टाइगर का बहुत ही अच्छा फ्रेम लें। और टाइगर के बारे में तो सबको बहुत ही एक रहता है उसका प्यार, या एक कि टाइगर मिला। आप जंगल कभी भी जाएंगे या कोई भी जंगल से आपका दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार आएगा तो आप यही पूछते हैं कि टाइगर देखा आपने। या आप चिड़ियाघर भी जाएंगे तो आपका सबसे ज्यादा यही होता है अट्रैक्शन कि टाइगर वाले पिंजरे के बाहर जाना है, क्योंकि टाइगर एक इतना सुंदर जानवर है, इतना एक्सक्लूसिव है कि आपका ये दिल करता है। ये देखिए मेरी टी शर्ट में भी टाइगर, मैं इसलिए खड़ा होकर दिखा रहा हूँ। तो हमारा मेन मकसद जो है वो टाइगर ही होता है। तो उसी के लिए हमें टाइगर का कोई अच्छा फ्रेम मिल जाए, एक अच्छा फोटोग्राफ मिल जाए, तो हम उसी के लिए मेहनत करते हैं। सर आपकी तस्वीरों को जब हम देखते हैं तो सिर्फ
वन्य जीवन ही नहीं बल्कि उनके बीच के संबंध को भी जीता हुआ हम महसूस कर पाते हैं। तो ये किस तरह का दृष्टिकोण रहता है और क्या चुनौतियां रहती हैं? देखिए, चुनौती तो सबसे बड़ी यही है कि आपको सुबह-सुबह उठना है, आपको हर तरह के मौसम के अंदर। अब जैसे मैंने टाइगर के अलावा स्नो लेपर्ड किया था, तो -50 के अंदर मुझे -20 के अंदर किया था। और टाइगर के लिए जब गर्मी होती है तो आपको 45-50 टेम्परेचर में भी काम करना पड़ता है। और सर्दियों में आपको सुबह-सुबह उठ के जाना है, तब आपको ठंड भी लग रही होती है, आपकी नींद भी होती है। तो वो सारी चुनौतियाँ तो रहती हैं, कई बार बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वो सारी चुनौतियाँ रहती हैं। और एक ये रहता है कि मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये सब हमारा वाइल्ड लाइफ का एक पार्ट है, तो उसको हम एन्जॉय करते हैं। सर, कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण दृश्य आया हो कि कोई जानवर आपकी तरफ आगे बढ़ गया हो, या पूरी तरह से किस तरह से ये निश्चित करके जाते हैं या कितनी दूरी रखते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा असमंजस की स्थिति हो सकती है, कभी हुआ है सर ऐसा? जी, जी, बहुत बार हुआ, बहुत बार हुआ। एक्चुअली जानवर आप पे अटैक नहीं करता, वो आप पे एक मोक चार्ज करता है कि आप मेरी टेरिटरी से बाहर निकलिए। कि उसको ये ऐसा लगता है जब उसके पास बच्चे होते हैं, या उसको ये लगता है कि आप ज़्यादा नज़दीक आके उसके लिए कुछ खतरा हो सकते हैं, तो आप पे मोक चार्ज करता है, जिसका हमें बहुत बार सामना करना पड़ता है। जिम कॉर्बेट में हाथी जो है, वो आपके पीछे आ जाता है, भालू आ जाता है कई बार 1-2 बार टाइगर ने भी पीछा किया और बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। तो लेकिन हमें भी मालूम होता है कि वो आपको डरा रहा है, उसका मकसद जो है आपको नुकसान पहुँचाना अभी तक नहीं है। लेकिन अगर आप वहीं रहे या उसको ये लगा कि आप उसके लिए नुकसानदायक हो सकते हो, तो नेचुरली अपने डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन वो नौबत नहीं आती, हम एक प्रिस्क्राइब दूरी बना के रखते हैं, हम उससे दूर रहते हैं। एक नॉर्म्स होते हैं हमारे कि उससे नज़दीक नहीं जाना हमने, उसको बहुत ज़्यादा हमने डिस्टर्ब नहीं करना, तो हम उसका पालन करते हैं। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। सर, आपका जब काम देखते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि मात्र फोटोग्राफी आपका लक्ष्य नहीं है, आप तो संरक्षण के लिए बहुत काम कर रहे हैं जी। और आज के समय में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक और इस विषय को समझ भी रहे हैं। तो इस पर कुछ बताइए प्लीज। देखिए, हम अपनी तस्वीरों के माध्यम से लोगों को एक उनके अंदर एक मोह लाना चाहते हैं वन जीव के प्रति, जंगलों के प्रति। और जब ये सब हो जाता है, सरकार को भी ये लगता है कि लोग जंगल की तरफ आ रहे हैं, तो सब कलेक्टिव ये होता है कि लोग जो हैं जब आकर्षक होते हैं जंगल की तरफ, तो एक रेवेन्यू भी आता है सरकार को। तो सरकार भी जंगलों की तरफ काफ़ी वो अपना ध्यान देती है। तो ये सब होता है। और हम जब जाते हैं तो सरकार को भी ये लगता है, या लोगों को ये लगता है कि इन वन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। उसके लिए वो क्योंकि वो हमारे लिए एक रेवेन्यू का भी स्रोत है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। देश विदेश सबसे आता है, तो जंगलों के लिए वो काफ़ी उसके लिए करते हैं। और जंगल वैसे भी बहुत हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो हमारी फ़ोटोग्राफ्स, हमारी तस्वीरों के माध्यम से हम लोगों के बीच में एक कोशिश करते हैं कि लोगों के बीच में जंगल के प्रति प्रेम बढ़े। सर, आप अभी जिस सुंदरता की बात कर रहे थे, उन दृश्यों को कैद करने में बहुत समय लगता होगा। आप जिस उद्देश्य से गए हैं, जो आपके मन में छवि है, वही दृश्य सामने आ जाए आपकी परिकल्पना के, वो कई बार काफ़ी मुश्किल होता होगा। तो ऐसे में बड़ा धैर्य रखना पड़ता होगा, बड़े लंबे समय तक रखना पड़ता होगा। तो ऐसे चुनौतीपूर्ण को हमें ज़रा प्लीज़। देखिए, आपको जंगल और वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी सबसे बड़ा जो सबक सिखाती है,
वो आपको पेशेंस है, आपको धैर्य सिखाती है। आप खड़े हुए हैं, आपको एक उम्मीद के साथ आप खड़े होते हैं कि आपको जो आपके दिमाग में, जो आपके उसमें परिकल्पना में है वो दृश्य, वो सामने आएगा या नहीं आएगा। और लेकिन आप उस उम्मीद के साथ खड़े होते हैं कि वो आएगा, और उस उम्मीद के साथ आप कितना भी समय निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बीच में ये है कि बाकी भी जानवर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए समय का भी इतना नहीं पता लगता, लेकिन काफी धैर्य आपको सिखा देती है, और वो धैर्य आपका बाकी जिंदगी में बहुत काम आता है। बिल्कुल। सर, जब आज डिजिटल युग आ गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज़माना है, तो क्या इस नए दौर ने आपको सहयोग किया या चुनौती भी दी? दोनों ही चीजें हैं। देखिए, जब ये डिजिटल दौर नहीं था, तो कुछ मैगजीन्स जो हमारी फोटो छापती थी, एक मैगजीन में फोटो आई, वो 1 महीना चलेगी, लोग उसको देखते थे। और अब कुछ सेकंड्स की बात हो गई है। इंस्टाग्राम पे या बाकी प्लेटफॉर्म पे लोग फोटो अपनी अपलोड करते हैं, और मेरा ख्याल सेकंड्स के अंदर करोड़ों फोटोज होती है उसको, तो लोग उसको स्क्रॉल करते जाते हैं। आपकी रीच ज्यादा हो गई है, लेकिन फोटो की लाइफ कम हो गई है। जब मैगजीन के अंदर आती थी तो आपकी रीच चाहे कम होती थी, लेकिन आपकी तस्वीरों की उम्र बहुत ज्यादा होती थी। लोगों को याद रहता था कि यार ये वो देखनी है हमने। तो प्रिंटेड मीडिया और इस मीडिया में फर्क तो है, दोनों के अपने फायदे और नुकसान है। डिजिटल मीडिया में यह है कि आपको काफी लोगों से आपकी रीच बढ़ जाती है, आपको लाखों लोग जानना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपकी तस्वीर की उम्र कम हो जाती है, आपके आर्ट की उम्र कम हो जाती बिल्कुल। सर, जब आप किसी ऐसे मुहिम पर जब आप निकलते हैं, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये तैयारी का दौर कैसा होता है? किस तरह की तैयारी होती है? किस तरह के उपकरण आप लेकर जाते हैं? लोग आपके साथ हैं? कुछ इस पर प्रकाश डालें। है। हाँ, एक तो सबसे जो जरूरी इक्विपमेंट है, हमारा कैमरा ही है, हमारे लेंसेज हैं। तो सुबह उठ के हम उसको सेटिंग करनी सारी, जैसे कि मैं तो खैर सोनी का अल्फा 1 यूज करता हूँ, और 400 वन ऑफ द बेस्ट कैमराज है। उनकी सारी तैयारी करनी, उनको उनकी सेटिंग्स को चेक करना, क्योंकि आपकी एक भी सेटिंग खराब हो और आपके सामने वो दृश्य आ जाए, तो आपको वो दृश्य तो मिलेगा, लेकिन आपके अनुरूप नहीं मिलेगा। तो हमें अपनी हुँ, सेटिंग पे पूरी नजर रखनी पड़ती है, वो बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि आपकी सेटिंग्स में आपके, क्योंकि जो फोटोग्राफी है वो सिर्फ आर्ट ही नहीं है, वो साइंस भी है। तो साइंस के हिसाब से आपको सेटिंग करनी है, उसका आपका एक्सपोजर ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, आपकी स्पीड कम ना हो जाए। तो वो सारा हमें सुबह सुबह उठ के, और हर 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, जैसे जैसे रोशनी चेंज होती जाती है, वो सेटिंग्स को दोबारा हमें रिवाइव करना पड़ता है। तो हमें हमेशा अट्रैक्टिव रहना पड़ता है, हमेशा अपने गियर के साथ, अपने फ्रेम्स के साथ हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है उसके लिए। तो ये हमारा मेन एक सेटअप है। सर, मुझे लगता है आप जब शूट करते होंगे, तो आपके मन में एक पूरी कल्पना होती होगी। तो उस पूरी कल्पना के लिए आप किस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि मैं आज इस जानवर को या प्रकृति के इस दृश्य को लेकर आ रहा हूँ और ये पहले से बिल्कुल अलग होगा। इसकी तैयारी, ये नई-नई कहानियाँ सोचना, ये फ्रेम करना, ये कैसे होता है सर? देखिए, वाइल्ड लाइफ की सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि आप दिमाग में रख तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन प्रकृति आपको वो दे या ना दे, वो उसकी मर्जी है। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा परिकल्पना के साथ हम नहीं जाते। हमें ये होता है कि अगर ये दृश्य मिलेगा तो हमने इसको इस तरह से लेना है, ये दृश्य मिलेगा तो हमने इस तरह से लेना है। तो आपके दिमाग में कोई रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं होती कि आपने कोई वो एक्टर तो नहीं है कि बाघ उधर से आएगा और हिरन इधर से आएगा, एंट्री करेंगे और वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके दिमाग जो उस समय चल रहा होता है, आपको उसके हिसाब से फ्रेम लेने होते हैं।
आपकी मर्जी से वहां कुछ नहीं हो सकता। तो आपको उसके जो उस समय प्रकृति आपको जो दे रही है, आपने उसको अडाप्ट करके उस हिसाब से बनाना है। सर, जब नए नए पर्यावरण संगठन सामने आते हैं, आपके भी सामने आते होंगे, तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होता होगा कि किस तरह से किसके साथ आपको काम करना है और किस तरह से पर्यावरण संरक्षण के प्रति बड़ी ईमानदारी से चलना है। तो ये जो चयन होता है, इसमें आप किन बातों का ख्याल रखते हैं? ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि कुछ लोगों का सिर्फ एक जंगल के अंदर अपने आप को ये बताना कि हम बहुत ही प्रकृति के लिए वो है, लेकिन उनका मकसद कुछ और होता है। तो एक उनकी स्टैंडिंग, उनका पुराना जो रिकॉर्ड देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि उसका उसका मंशा क्या है, उसका वो क्या चाहता है। तो वो उसी हिसाब से उसके साथ डील करते हैं, काम करते हैं। हमें थोड़ा सा भी ये लगे कि इसका जो मकसद है वो अपने आप को फेमस करना ज्यादा है और प्रकृति के लिए वो कम है, तो हम कोशिश करते हैं उसके साथ काम ना करें। जी। सर, आगे समय को देखते हुए वन्य जीवन फोटोग्राफी में उभरते हुए नए रुझान और भविष्य के लिए क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं? बहुत बहुत, क्योंकि आज से काफी साल पहले जब हम जंगल में जाया करते तो कुछ ही लोग होते थे, लेकिन अब नए बच्चे, नए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। तो इसमें काफी संभावनाएं हैं, और गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा, सरकारों का हाथ है कि जो इसको हम एडवर्टाइज कर रहे हैं हमारी फोटोज के थ्रू भी, और अपने भी। तो विदेश से भी बहुत लोग आना शुरू हो गए हैं। अभी तो ये हो गया है कि काफी देर तक पार्कों में, जो उनसे जंगलों में आपको बुकिंग ही नहीं मिलती। तो काफी आगे इसमें स्कोप है, और आपकी एक अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही अच्छा है। आपको इसमें विदेशी मुद्रा का काफी मिल सकता है, और लोगों में बहुत ज्यादा इसके लिए अवेयरनेस है। तो ये आगे तो बहुत ही बढ़ेगा, बहुत ज्यादा है। तो ये कम नहीं होने वाला है। सर, आज आप जब विश्व पटल पर हमें नजर आते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं, तो जब पलट कर देखते हैं कि किस तरह से आपका डीएवी से जुड़ाव हुआ और आपने वहां से बीकॉम किया मेरे ख्याल से, तो वो जर्नी और डीएवी का एसोसिएशन वो किस तरह से आपके लिए खास है, वो बताइए प्लीज। यही आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, और काफी साल पहले ले गए आप पुराने उसमें। तो 1977, 78, 79 ये साल थे जब मैं डीएवी कॉलेज में था। तो मैं डीएवी इवनिंग में था। तो हमारे जो लेक्चरर भी होते थे बड़े अच्छे होते थे। डॉक्टर भाई महावीर हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे। डॉक्टर विजय मधोक होते थे, और सॉरी, डॉक्टर बलराज मधोक होते थे। विजय कुमार मल्होत्रा होते थे, और काफ़ी अच्छे हमारे टीचर्स होते थे। तो एक शायद उनके साथ जो वाद विवाद होता था, जो एक उनके साथ हमारा एक रेपो था, उससे भी हमें जो एक अवेयरनेस मिली, थोड़ा खुलापन मिला। तो हो सकता है उसने भी कहीं ना कहीं हमारे से जो एक खुलेपन की एक, जो हमारे अंदर एक जागृति दी हो, जिससे हमारे अपने शौक जागे हों। तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये रहता है कि आपका जो पुराना वो है आपके साथ चलता जा रहा है। तो वो आपको आगे कहीं ना कहीं काम करता है। जैसे उसका यान मस्क का एक लेक्चर है, कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर आप कभी पढ़ें, उसको सुने, तो आपकी जी। लाइफ में जो भी हो रहा होता है, वो आपने आगे जाके क्या बनना है, वो उसके साथ हमेशा रहता है। तो हो सकता है ये डीएवी का जो हमारा एक सारे अपने लेक्चरर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने के साथ जो था संबंध और एक खुलापन था, उसने भी कहीं ना कहीं इसमें जाके
हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया हो, ये हो सकता है। पीढ़ी है, वो कहीं न कहीं आपसे अपने आप को एसोसिएटेड महसूस करेगी और मुझे लगता है आप जिस तरह से हमें प्रेरित कर रहे हैं और करते आए हैं अपनी फ़ोटो के माध्यम से, ये नए साथी भी हमारे जुड़ेंगे आपसे और आज आपने हमारे लिए वक़्त निकाला उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। आपने मुझे बुलाया और इसके आपके इस प्रोग्राम की वजह से काफ़ी लोगों को ये अवेयरनेस आएगी प्रकृति के लिए, हमारे जंगलों के लिए, हमारे जानवरों के लिए। तो काफ़ी लोग इससे जुड़ेंगे और हमारे जंगलों का लोगों को अवेयरनेस होगी, प्रकृति के लिए प्रेम होगा। इसके लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत